जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 12 के बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 2 को लेके आए। फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा और उसमें भी हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा कि कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया, ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है। तो फिशर प्रोजेक्शन तक हमने उसको पढ़ा था। आज के सेकेंड पार्ट में हम इसी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्यों फिशर प्रोजेक्शन जो है वो नहीं माना गया या सही नहीं माना गया, क्यों इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। देन फ्रक्टोज और पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो कॉपी पेन निकालने का तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है, तो एनसीईआरटी निकालिए और लाइन बाय लाइन को जहां मैं बोलूं अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ सिर्फ हमें बुक से ही पढ़ना है और क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम होते हैं। तो लास्ट में हम पीवाईक्यू करेंगे और आपको सीधा पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो फिशर प्रोजेक्शन एक बार मैं फिर से बना देता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जगह OH कहाँ आता है, राइट हैंड साइड में आता है, और बची हुई पे कौन हो जाता है, हाइड्रोजन। तो ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन होता था। अब ग्लूकोज को करेक्टली जो कहा जाता है, इट इज नोन एज D प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, D प्लस ग्लूकोज। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैपिटल D है, ये कैपिटल D इज नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा है कि जो प्लस होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बट वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल D दिया हुआ है। तो क्या मतलब होता है कैपिटल D का, D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फिगरेशन। D क्या बताता है, कॉन्फिगरेशन बताता है। क्या कॉन्फिगरेशन देखेंगे हम। Whereas plus represents dextrorotatory nature of the molecule। तो प्लस क्या बता रहा है कि जब यहां से लाइट पास कराई जाएगी सॉल्यूशन में तो वो लाइट को कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि हमने कल कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल कार्बन वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज लाइट को कैसा घुमाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेट करता है। It should be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound। कि अगर कहीं कैपिटल D और कैपिटल L लिखा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करता है। उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल d और स्मॉल l, जैसा हम हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में यूनिट नंबर 6 में देख चुके हैं। द मीनिंग ऑफ D एंड L नोटेशन क्या होता है जरा समझिए। एनसीईआरटी ने लाइन बाय लाइन लिखा है इसको कि द लेटर्स D और L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेरियोआइसोमर ऑफ अ कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम अदर कंपाउंड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच इज नोन। कि D और L क्या है कि हमारे पास स्टीरियोआइसोमर्स हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी नोन कंपाउंड है, उसके रिस्पेक्ट में जब हम उसके किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन करें तो उस फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन जो है वो क्या कहलाता है, D और L कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि एक कंपाउंड है हमारे पास प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है ये, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। इस प्लस ग्लिसरल्डिहाइड में अगर हम देखें तो सेंटर में है कार्बन, एक OH ग्रुप इधर है, एक CHO ग्रुप इधर है, एक H इधर है और CH2OH इधर है। मतलब ये कार्बन से अगर हम चेक करें तो चारों जो ग्रुप हैं वो चारों ग्रुप कैसे हैं बेटा, डिफरेंट है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, कायरल कार्बन हो गया। इट इज द स्टीरियो सेंटर और ये कायरल कार्बन हुआ। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसका जो OH है कायरल सेंटर का, एक तरफ OH लेफ्ट हैंड साइड में है, एक तरफ OH राइट हैंड साइड में है। तो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड में OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, माइनस ग्लिसरल्डिहाइड में OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये माइनस का मतलब क्या हुआ, ये लेवोरोटेटरी है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
दिस रिफर टू देयर रिलेशन विथ अ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या किया जाता है कि उन कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को इस ग्लिसरैल्डिहाइड के आइसोमर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड कंटेन्स वन asymmetric carbon atom and exist in two enantiomeric forms as shown in below। तो यहां पे देख सकते हैं ये दोनों कायरल सेंटर है जहां पे चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट जुड़े हुए हैं। तो एक प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड है, माइनस, तो एक दूसरे के क्या हो गए, एनांशियोमर्स हो गए, जो डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ लाइट। उनकी एक्टिविटी ऑफ लाइट डिफर है, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड हैज डी कॉन्फिगरेशन। प्लस आइसोमर को क्या कहा गया है, डी कॉन्फिगरेशन। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप OH है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन का, मतलब जो कायरल सेंटर का कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसे कैपिटल L कॉन्फिगरेशन कहा गया है क्योंकि इसका जो असिमेट्रिक कार्बन है, जो कायरल सेंटर का कार्बन है, उसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसे डी कहा जाता है, और अगर कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे एल कहा जाता है। तो प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड हैज डी कॉन्फिगरेशन। इट मींस दैट व्हेन इट्स structural formula is written on paper following specific conversion which you will study in higher classes, the OH group lies on right hand side in the structure। OH group कहाँ है, right hand side in the structure। clear है? all those compounds which can be chemically correlated to D plus isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration, whereas those which can be correlated to L minus isomer of glyceraldehyde are said to have L configuration। मतलब जो आइसोमर D प्लस जैसे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड के, उन्हें D प्लस कहा जाएगा, और जो ग्लिसरैल्डिहाइड के L माइनस जैसे हैं उन्हें L माइनस कहा जाएगा। कैसे देखेंगे कि जो भी हमारा OH है वो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो ये कैसा है, डी टाइप का और प्लस टाइप का। अब ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज के अंदर कायरल सेंटर कितने हैं, तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये कायरल है 1 2 3 और ये चौथा पूरा। यहां चले तो एक पे OH, एक पे H, तीसरे पे ये पूरा और चौथे पे ये पूरा, देन ये और ये। तो ऐसे कितने कायरल सेंटर है ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में, 4 कायरल है। तो हमें कौन सा देखना है, यहाँ पे देखो CH2OH के जस्ट ऊपर वाला, तो हम कौन सा देखेंगे, CH2OH के जस्ट ऊपर वाला। तो ये जो पर्टिकुलर कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसलिए ये कॉन्फ़िगर कैसा है, डी जैसा है। तो डी का मतलब क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन का जो OH ग्रुप है वो कहाँ आना चाहिए, राइट हैंड साइड में आना चाहिए। इट मस्ट कम ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर है? प्लस का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट को है वो कैसा रोटेट किया जाएगा, क्लॉकवाइज। तो डी प्लस ग्लूकोज में डी का मतलब ये हुआ कि जो भी सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, जो सबसे लोएस्ट कायरल कार्बन है, जो CH2OH के जस्ट ऊपर है, उसका फंक्शनल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो वो डी ग्लूकोज, और अगर उसका फंक्शनल ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तो वो एल ग्लूकोज कहलाता। कैपिटल डी का रिलेशन फंक्शनल ग्रुप से है, ना कि रोटेशन ऑफ लाइट से। सेकेंड बात, प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, कि अगर इसमें से लाइट को पास कराया जाए तो ये लाइट को कैसा घुमा देगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, डी प्लस ग्लूकोज। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे, चलिए। अब देखा गया कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, या ऐसे क्या कमी थी ओपन स्ट्रक्चर में कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को लाया गया। ठीक है,
The structure of glucose explained most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by this structure. कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज को उसने बताया, बट ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वो बता नहीं पाया. पहला वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शीफ टेस्ट. ग्लूकोज क्या नहीं देता? शीफ टेस्ट नहीं देता. जबकि एल्डिहाइड और में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें अगर शीफ टेस्ट बेस डाला जाए तो वो उसके साथ पिंक कलर देता है. तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन को भी क्या करना चाहिए था? पिंक कलर देना चाहिए था, बट ग्लूकोज पिंक कलर नहीं देता है. एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3. तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स की, उन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को ग्लूकोज नहीं देता है. ना तो सल्फाइड एडिशन दिया और ना ही शीफ टेस्ट ग्लूकोज ने दिया. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन. तो हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है इस फॉर्म में तो पेंटाएसीटेट वाला रिएक्शन देता था, CH3CO होल ट्वाइस OCO CH3. आपको याद हो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है इसको, कि ग्लूकोज के केस में यहां पे हमें पेंटाएसीटेट मिलता था, CHO CH3 होल 4, और यहां भी CH2O CO CH3. तो ग्लूकोज तो पेंटाएसीटेट देता है, पर अगर इस पेंटा एसिड का रिएक्शन करा दिया जाए हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो यहां पे अब कोई रिएक्शन नहीं होती. बट ग्लूकोज का ये वाला फॉर्म अगर हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करे तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन वाली देता है. तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ऑक्सीजन बनाता है, पर ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ये बनाता नहीं है. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस CHO ग्रुप के साथ हुआ कि ये CHO ग्रुप इस हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो कहा गया कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का CHO ग्रुप है वो CHO ग्रुप फ्री नहीं है. फ्री नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CHO ग्रुप है ये ऑलरेडी और किसी के साथ बॉन्डिंग में है. तो अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्डिंग में है मतलब ग्लूकोज अपना एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे रख सकता है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज का CHO ग्रुप फ्री नहीं है, वो किसी के साथ बॉन्डिंग में है, और इसी बॉन्डिंग के होने के कारण ग्लूकोज का जो पेंटाएसीटेट है वो पेंटाएसीटेट इस रिएक्शन को नहीं दे पा रहा है, बट इसमें वो इस रिएक्शन को दे पा रहा है. क्लियर है? तो ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिलामाइन वाली रिएक्शन करके ऑक्सीजन नहीं बनाता है. इससे ये क्लियर हुआ कि जो एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है वो फ्री नहीं है, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग में है. और यहां से जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है ग्लूकोज का साइक्लिक बिहेवियर. क्या बोल रहा है? ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज, ए बी लिख दिया, इट विल बी अल्फा एंड बीटा. द अल्फा फॉर्म of glucose melting point 419 is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. जब ग्लूकोज के 303 केल्विन पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइन किया जाए तो कौन सा मिलता है? अल्फा. जबकि जो बीटा फॉर्म है is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. तो 371 केल्विन पे हमें क्या मिलता है? बीटा वाला फॉर्म मिलता है, और 303 केल्विन पे कौन सा मिलता है? अल्फा वाला फॉर्म हमें मिलता है. दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज. ये बिहेवियर ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं बताया जा सकता है. तो क्या करा? इट वॉज प्रपोज दैट one of the OH group may added to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. कि एक OH ग्रुप CHO के साथ जुड़ के क्या बनाया हुआ है? साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर बनाया है. It was found that glucose form a 6-member ring in which
OH at C5 is involved in ring formation. क्या कहा कि ग्लूकोज के पास जो 5 OH हैं, उन 5 OH में से एक OH जो है वो CHO के साथ हेमी फॉर्म में है। सर हेमी एसिटल सुना सुना सा लग रहा है। अरे सुना है भाई, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हेमी एसिटल में? याद करो, कार्बोनिल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, रिएक्शन है कि व्हेन C डबल बॉन्ड O रिएक्ट्स विथ एल्कोहल ROH, देन यहां से H प्लस, यहां से O माइनस, ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव, यहां आ गया पॉजिटिव। कौन अटैक करेगा? एल्कोक्साइड ऑन कार्बन। तो क्या बना लेगा? C, यहां पे आ गया एल्कोक्सी ग्रुप, यहां पे आ गया O माइनस, और इस O माइनस पे कौन अटैक करता है फिर? H प्लस। तो इट इज नोन एज द हेमी एसिटल फॉर्म। ये क्या होता है? हेमी एसिटल फॉर्म है। ठीक है, तो जरा ग्लूकोज को समझें कि इन द केस ऑफ ग्लूकोज हमारे पास क्या है बच्चों? CHO है। देन क्या है हमारे पास? इसको ऐसा बना लेते हैं, एकदम क्लिक होगा। ऊपर CHO, नीचे CH2OH, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये OH लेफ्ट हैंड साइड में, थर्ड वाला। बाकी के OH कहां होंगे? सारे राइट हैंड साइड में। तो क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा कि ये जो ग्लूकोज का CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप इज लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। जहां पे हमने D और L डिसाइड किया था, उस D और L के साथ हेमी एसिटल फॉर्म में है। देखो, ये रहा एल्कोहल, ये रहा कार्बोनिल, यहां पे छोड़ें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या बनेगा? ये CH इधर ले लें। अब इस OH को हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं, एक बार राइट हैंड साइड में रख सकते हैं। ये हो गया CH2OH। तो इस ग्रुप का H जो है वो कार्बोनिल के पास चला गया। देखो, ये H किसके पास उठ के चला गया? इस ऑक्सीजन के पास। तो यहां हो गया OH, ठीक है, यहां क्या हो गया? OH, और ये ऑक्सीजन कहां जुड़ जाएगा? कार्बन से। देखो, यही हो रहा है कि H किसके पास चला गया था? कार्बोनिल के ऑक्सीजन के पास। एल्कोहल का जो H है वो किसके पास चला गया था? ऑक्सीजन के पास, कार्बोनिल के। और OR किससे जुड़ गया? कार्बन से। तो वही, ये O, ये R, तो OR किससे जुड़ेगा? ये O, ये R किससे जुड़ा? कार्बन से। और इसका H किसके पास चला गया? कार्बोनिल के पास। दूसरा क्या बन सकता था कि ये COH पहले राइट हैंड साइड में ले लिया, अब क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ये H, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट में कौन? CH2OH। तो ये O, ये भी हेमी एसिटल फॉर्म, तीसरे पे OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी में OH कहां होते हैं? सारे राइट हैंड साइड में। तो देखो, पहले कार्बन पे एक पे OH लेफ्ट हैंड साइड में, एक पे OH राइट हैंड साइड में। तो इसको क्या कहा गया बच्चों? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। क्या नाम दिया? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और इसे क्या नाम दिया गया? बीटा D प्लस ग्लूकोज। इसको क्या नाम दिया? बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो ये 303 केल्विन पे मिलता है, ये हमें 373 केल्विन पे मिलता है। ठीक है, अब अल्फा का मतलब क्या हुआ कि पहले कार्बन में ग्लूकोज का OH कहां है? राइट हैंड साइड में। C1 का OH कहां है? राइट हैंड साइड में। D का मतलब क्या हुआ? लोएस्ट कार्बन जो हमारा असिमेट्रिक C5 वाला कार्बन है, उसका फंक्शनल ग्रुप कहां है? राइट हैंड साइड में। और प्लस का मतलब क्या है? ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो अल्फा पहले कार्बन के लिए, D एसिमेट्रिक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में, और प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए। यहां क्या हो जाएगा? बीटा का मतलब C1 का OH कहां है? लेफ्ट हैंड साइड में। इस D का मतलब अभी भी क्या है? जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप कहां है? राइट हैंड साइड में। और प्लस का मतलब क्या है? ये अभी भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस क्या आया बच्चों?
पहले कार्बन का जो OH है वो OH एक में राइट हैंड साइड में है, एक में लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही इसी के कारण जो ग्लूकोज है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पेंटा एसीटेट के साथ ऑक्सिम नहीं दे रहा है, शीफ बेस के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, और सल्फाइड का एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो इस सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। जो सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसके OH के साथ ये कार्बोनिल क्या है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में है, और इसी रिंग स्ट्रक्चर के कारण ये एल्डिहाइड फ्री नहीं है। क्लियर है? और एल्डिहाइड फ्री नहीं है इसीलिए ये क्या करता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये टेस्ट नहीं देता है फेलिंग और टॉलरेंस का। क्लियर है? आया समझ में? अरे क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। टेस्ट देने के लिए क्या होना पड़ेगा, फ्री ग्रुप होना चाहिए। तो अल्फा का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड में, बीटा का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, डी का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड में, प्लस का मतलब क्या हुआ, डेक्सोडेटरी, और ग्लूकोज तो ग्लूकोज। इतनी कहानी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? समझ पाए? बढ़े आगे। चलिए जी, अब जो बुक ने लिखा है उसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये रहा हमारा ग्लूकोज, ठीक है, जहां पे CHO ग्रुप कैसा है, ओपन, और ये सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसका OH और ये कार्बोनिल क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ हैं, इक्विलिब्रियम में। तो देखो जो मैंने बताया, यहां से H उठ के किसके पास चला गया, कार्बोनिल के, कार्बन के पास, सॉरी कार्बोनिल के ऑक्सीजन के पास, और O किससे जुड़ गया आके, कार्बन से। तो नाम क्या हो गया इसका, बीटा डी प्लस। बीटा का मतलब क्या हुआ, इसका OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। कौन से वाले का, फर्स्ट कार्बन का। फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। डी का मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन था, इसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में। और प्लस का मतलब क्या है, कैसा घुमाता है, क्लॉकवाइज। सिमिलरली अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा का मतलब क्या हुआ, पहले कार्बन का OH कहाँ आया है, राइट हैंड साइड में, तो वो अल्फा हो गया। फिर जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है उसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया, डी है। और प्लस का मतलब कैसा घुमाता है, क्लॉकवाइज। तो ये अल्फा और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। लिखा हुआ है द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप 8 C1। ये कहां अंतर है, केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप 8 C1 कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इन्हें, एनोमरिक कार्बन। तो ये एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, ये एक दूसरे के हैं एनोमर्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमर्स। सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, इनका प्रॉपर्टी ऑप्टिकली एक्टिविटी सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, पहले कार्बन पे OH जो है वो एक का लेफ्ट हैंड साइड में है, एक का राइट हैंड साइड में है। अल्फा में राइट हैंड साइड में है, बीटा में लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है इनका, तो उन क्रिस्टलाइजेशन में इनके OH की जगह बदल जाती है, और इसे ही अल्फा और बीटा फॉर्म कहते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज के क्या कहलाते हैं बच्चों, एनोमर्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज एनोमर्स। क्लियर है? क्या ये बढ़िया सा दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, क्लियर है। ये फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, एनोमरिक आइसोमर्स कहा जाता है। बढ़े आगे।
अब ग्लूकोज का एक और स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या आता है, क्यों आता है, चलो फिर से देखते हैं। ग्लूकोज में अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अल्फा डी हो या बीटा डी हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। पहला कार्बन और फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। यहां भी फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो एक कंपाउंड होता है जिसे पायरॉन्स कहा जाता है, पायरॉन कहा जाता है। देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें भी फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को इस फॉर्म के थ्रू कन्वर्ट किया है। तो देखो ये बना लिया हमने पायरॉन, नंबरिंग कर दी हमेशा राइट हैंड साइड से 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। अब जरा चेक करो, पहले पे कार्बन पे अल्फा में कौन है, OH राइट हैंड साइड में है और H लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो राइट हैंड साइड में होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसको नीचे लिख देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहां मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं कि ये COH, ये H, 2, 3, 4, 5, पांचवे से ऑक्सीजन, ये ऐसा, और यहाँ पे CH2OH। तो तीसरे पे OH बाहर, ये H, OH, H, H और OH, और ये H और A। तो देखो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये नंबरिंग कर दी हमने पायरॉन स्ट्रक्चर के बॉन्ड डबल बॉन्ड हटा के 1, 2, 3, 4, 5। अब 1 पे कौन है, OH राइट हैंड साइड में है तो इसको कहां नीचे लिखा, नीचे लिख दिया। H को कहां लिखा, ऊपर। सेकंड पे OH कहां है, राइट हैंड साइड में, तो OH नीचे, H ऊपर। थर्ड पे चले तो OH अब लेफ्ट हैंड साइड में, H नीचे है तो H नीचे है, तो H राइट हैंड साइड में है तो नीचे, और OH है तो ऊपर। फोर्थ में फिर OH राइट हैंड साइड में तो नीचे, H लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऊपर। फिफ्थ में अब ये जो CH2OH है ये हमेशा कहां जाएगा, ऊपर 6 कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, तो CH2OH ऊपर और H नीचे। क्लियर है, क्लियर है, आया समझ में। सिमिलरली बीटा में सिर्फ क्या अंतर आएगा, फर्स्ट कार्बन का, क्योंकि बीटा में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन का OH बदल जाता है, तो OH कहां आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो OH कहां चला गया, ऊपर, और H नीचे। बाकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। बीटा का मतलब OH कहां था, लेफ्ट हैंड साइड में। डी का मतलब सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप कहां था, राइट हैंड साइड में। प्लस का मतलब क्या था, डेक्सोरोटेटरी। ग्लूको का मतलब स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का। पायरेनोज का मतलब कहां से बनाया है, पायरॉन से। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी RHS में है उसे कहां लिखना है, नीचे, जो भी LHS में है उसे ऊपर, पर हमेशा CH2OH कहां आएगा, ऊपर। ये इसका क्या कहलाता है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज हो गया, एक बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज हो गया। बढ़े आगे, इनके ये स्ट्रक्चर आपको बनाते आने चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। अगला आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोन। कैसा हो गया फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डायसैकेराइड सुक्रोज। इसको कैसे बनाते हैं, वही सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। इट इज अ नेचुरल मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। ये आपको पता ही है। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर। प्योर फॉर्म में ये कैसे होता है, स्वीटनर के जैसे काम करता है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। बनाते कैसे, ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH। 2 हो गए, 3, 4, 5 और 6। भाई थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में,
बाकी सब में OH राइट हैंड साइड में। बट यहां पे अब जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कीटोहेक्सोस। तो यहां पे अब अगर कायरल सेंटर देखें तो कितने हो गए? केवल 3। ग्लूकोज में कितने होते थे? 4। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे ही हमने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि केवल 3 जो हैं वो क्या बच गए? कायरल सेंटर। तो ओपन चेन में 4 होते हैं, ये वाला 2, 3 और 4। तो ओपन चेन में कितने हैं? 4। पर जैसे ही साइक्लिक में कितने कायरल सेंटर हो गए? 3। बट फ्रक्टोज में क्या है बच्चों? फ्रक्टोज में केवल कौन कौन से हैं? ये 1, ये 2 और ये 3। तो देखो इसका भी सबसे लोएस्ट वाले का OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो ये भी कैसा हो जाएगा? D। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी होता है लेवोरोटेटरी, इसलिए क्या लिखते हैं? माइनस, और क्या बोल देते हैं? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कैसा है? D माइनस फ्रक्टोज। ग्लूकोज कैसा था? D प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज क्या करेगा? लाइट को कैसा घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में? वहां पे 4 कायरल सेंटर, यहाँ पे 3 कायरल सेंटर ओपन में, वहां पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लेवोरोटेटरी। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। क्लियर है? सब कुछ ऐसा का ऐसा ही चलेगा। यहां पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बट वो बनता किससे है? फ्यूरॉन से। कैसे बनाएंगे? देखो 1, 2, 3 और 4। तो यहां भी वही लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन जो है वो फर्स्ट वाले मतलब कीटोन पे जाएगा। तो एक बार OH कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे CH2OH कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा फॉर्म। सिमिलरली एक बार OH कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में, CH2OH राइट हैंड साइड में, तो ये कौन सा हो गया? बीटा फॉर्म। तो क्या बन गया? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्यूरॉन से बनाया है इसलिए क्या बन जाएगा? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये क्या हो जाएगा? बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्लियर है? सेम टू सेम है जैसा ग्लूकोज में है, और कोई अंतर नहीं है। बस और अंतर ये आएगा कि अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन नहीं सेकंड कार्बन पे एडिशन होगा, क्योंकि कीटोन ग्रुप कहाँ होता है? सेकंड कार्बन पे। तो OH राइट हैंड साइड में है इसलिए अल्फा, OH लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए बीटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में दोनों O राइट हैंड साइड में है इसलिए D, और कैरेक्टरिस्टिक लेवोरोटेटरी होती है इसलिए माइनस। तो अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। क्लियर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में फिर वही जो राइट हैंड साइड में है उसको करेंगे नीचे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको ऊपर, और CH2OH हमेशा ऊपर। जैसे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज देख लेते हैं एक बार। कौन है? OH और CH2OH। OH राइट हैंड साइड में है, CH2OH लेफ्ट हैंड साइड में है। तो OH राइट हैंड साइड में था, CH2OH लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड वाला नीचे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर। फिर क्या होता था? तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में आता था इसलिए ऊपर, फिर राइट में आता था इसलिए नीचे, और इधर तो CH2OH हमेशा ऊपर। कहाँ अंतर आएगा? केवल इधर। CH2OH जो पहले ऊपर था अब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसके अलावा कोई इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है ना, इसलिए बार बार बना के नहीं बता रहा हूं, बट हेड बिल्कुल एक जैसा। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है डायसेक्राइड्स। जैसा हमने देखा था कि जब डायसेक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये मोनोसेक्राइड्स यूनिट में टूट जाता है। तो अगर मोनोसेक्राइड्स यूनिट को आपस में हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? डायसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड में से वाटर बाहर निकाल लें तो क्या कर बन जाएगा? डायसेक्राइड्स बन जाएगा। देखो यही लिखा है।
कि डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स yields two molecules of either the same or different monosaccharides. वो हाइड्रोलिसिस पे क्या करते हैं, या तो सेम मोनोसेक्राइड बनाते हैं या डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जो फर्दर किसी और सिंपलर यूनिट में टूटता नहीं है। और डाइसेक्राइड का मतलब जो वाटर में हाइड्रोलिसिस करने पे 2 यूनिट्स में टूटता है। तो जिन यूनिट्स में वो टूटा है उन्हीं यूनिट्स को वापिस जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, डाइसेक्राइड्स। यही लिखा है, द टू मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, आपस में एक ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं बाय लूजिंग वाटर, इनमें से वाटर को बाहर निकाल देते हैं। सच अ लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब 2 मोनोसेक्राइड वाटर बाहर निकाल के आपस में जिस लिंकेज से जुड़ते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। इन डाइसैकेराइड्स, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल सुक्रोज। कि जिनके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बॉन्डिंग है, बॉन्डेड है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और वो टॉलरेंस फेलिंग से रिड्यूस नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, शुगर्स इन विच दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। और जिन शुगर्स में ये ग्रुप फ्री होते हैं वो क्या कहलाती हैं, रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। तो माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है, बट सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि सुक्रोज के केस में जो इनके एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हैं वो क्या है, बॉन्डिंग में है, बॉन्डेड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज में ऐसा नहीं है। तो जिनके एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, बट जिनके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है। तो क्या होता है सुक्रोज, देखो, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज which on hydrolysis gives equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose। इसका मतलब जब सुक्रोज को बनाना है तो D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज के साथ आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दो, इनमें से वाटर बाहर निकाल दो। तो देखो यही लिखा है, these two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of अल्फा डी एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में है, C1 C2 के बीच में। तो C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का। तो एक का C1 एक का C2। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, यहां देख सकते हैं C1 और C2, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सर क्या ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये याद रखना पड़ेगा कि किसके बीच में है। स्ट्रक्चर वैसे तो पूछा नहीं है, बट चूंकि हमें तो बनाते आते ही है ना अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो C1 C2 लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक, मतलब ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, C1 और C2 के बीच में। किसका C1, अल्फा डी ग्लूकोज का C1, और किसका C2, बीटा डी फ्रक्टोज का C2। तो यहां पे C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर है, क्लियर है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और दोनों कौन से हैं, प्लस वाले। ग्लूकोज तो प्लस होता ही है हमें पता है, और फ्रक्टोज किसका होता है, माइनस। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है, बीटा डी प्लस फ्रक्टोज लिख देगा तो गलत हो जाएगा। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
सुक्रोज कैसा होता है बच्चों? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब लाइट को कैसा घुमाता है? क्लॉकवाइज। बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरेटोटरी फ्रक्टोज। ये भी हमें पता है कि ग्लूकोज कैसा होता है? प्लस टाइप का होता है। फ्रक्टोज कैसा होता है? माइनस टाइप का होता है। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब सुक्रोज कैसा है बच्चों? क्लॉकवाइज। ग्लूकोज कैसा है बच्चों? क्लॉकवाइज। और फ्रक्टोज कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मिक्सचर क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? प्लस भी है माइनस भी है। तो वो तब होता जब डिग्री ऑफ रोटेशन कैसा होता? इक्वल। तो जरा चेक करते हैं क्या इन दोनों के डिग्री ऑफ रोटेशन सेम होते हैं। Since the levo rotation of fructose is minus 92.4 is more than dextro rotation of glucose plus 52.5, तो इसका डिग्री ऑफ रोटेशन है माइनस का 92.4 डिग्री और इसका रोटेशन है 52.5 डिग्री। इसका मतलब ओवरऑल इस मिक्सचर के अंदर रोटेशन कौन सा ज्यादा है? लेवो का ज्यादा है। ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो इस पूरे मिक्सचर का ओवरऑल रोटेशन कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। सुक्रोज का कैसा था? क्लॉकवाइज। बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज का ओवरऑल रोटेशन कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इस सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? इन्वर्शन हो गया। यहां पे डिग्री ऑफ रोटेशन पलट गया आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज क्लॉकवाइज घुमाता था पर उसके हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो ओवरऑल रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इन्वर्टेड शुगर है? क्योंकि डिग्री ऑफ रोटेशन बदल गया है, लाइट का रोटेशन बदल गया है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड शुगर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला, एक डेक्स्ट्रो है एक लेवो है, पर लेवो का डिग्री ऑफ रोटेशन ज्यादा है, इसलिए ये शुगर कैसी हो गई? इन्वर्टेड शुगर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, maltose. Another disaccharide, maltose, is composed of 2 alpha D glucose. मतलब माल्टोज को अगर तोड़ें तो क्या बनते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। 2 यूनिट दोनों किसकी बनती है? अल्फा डी ग्लूकोज की। मतलब सेम बना है यहां पे। टूटने के बाद दोनों मोनोसेक्राइड कैसे हैं? सेम। जैसे पहले वाले में डिफर थे, ग्लूकोज था एक फ्रक्टोज था, तो यहां कौन से? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक्ड टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में? C1C4 ग्लाइकोसिडिक। किसे पढ़ते हैं इसे? C1C4 ग्लाइकोसिडिक। और दोनों कौन से होंगे? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। C1C4 ग्लाइकोसिडिक और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution, and it shows reducing property. इनका aldehyde group क्या होता है? फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। So it is a reducing sugar. तो ये क्या होती है? reducing sugar होती है। क्लियर है? कैसी है ये? reducing sugar है, मतलब फेलिंग टॉलरेंस के साथ क्या देगी? ये रिएक्शन देगी। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट है लैक्टोज। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। सिंस दिस डाइसैकराइड इज फाउंड इन मिल्क, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मिल्क के अंदर। किस किस के बीच में लिंकेज है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो पहला वाला क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। दूसरा दोनों अल्फा डी, अल्फा डी। यहां पे दोनों बीटा डी, पर एक बीटा डी गैलेक्टोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज किसके बीच में है? अभी भी C1 एंड C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहां भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है एट C1 ऑफ ग्लूकोज
इसलिए ये भी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो जहां पे C1 ऑफ ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनाएंगे, बनता बीटा डी ग्लूकोज के जैसे ही है, सिर्फ एक अंतर आता है कि इसके चौथे कार्बन पे H ऊपर और OH नीचे। गैलेक्टोज में क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। तो बीटा डी गैलेक्टोज इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द बीटा डी ग्लूकोज। डिफर क्या होगा, चौथे कार्बन के HOH का। बीटा डी ग्लूकोज में H ऊपर और गैलेक्टोज में H नीचे। क्लियर है। तो अगर हम समराइज कर दें तो क्या बनेगा, पहले वाले में C1C2 ग्लाइकोसिडिक था, एक था अल्फा डी ग्लूकोज, एक था बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग बट इन्वर्टेड है ना। ये किसका था, सुक्रोज का। माल्टोज की बात करें तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। फिर थी लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, लिंकेज अभी भी कौन सा, C1C4। एक है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी है, सारी रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है, बस इतना सा समराइज आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है। बढ़े आगे। अगला आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स which yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides। देखो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, तो जब ऐसे सैकराइड्स जिनको हम हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत सारी मोनोसैकराइड यूनिट्स बने उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीसैकराइड्स। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन, गम्स एटसेट्रा। पॉलीसैकराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं है, एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स, इसलिए इन्हें नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। तो पॉलीसैकराइड्स बहुत सारे मोनोसैकराइड देते हैं जो स्वीट इन टेस्ट नहीं है, मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन शुगर भी कहा जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये हमने पता ही है कि ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसे जो फेलिंग और टॉलरेंस के साथ रिड्यूस हो जाते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज और रिड्यूसिंग शुगर्स। ध्यान रखेंगे क्यों होता है, क्योंकि उनके एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होते हैं। तो ऑल मोनोसैकराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। Polysaccharides contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkage। यहां भी वही है कि बहुत सारे, पर ग्लाइकोसिडिक क्या होगा, बहुत सारे होंगे। डाइसैकराइड में एक ही लिंकेज होता था, अब चूंकि यहाँ पे मोनोसैकराइड्स ज्यादा है तो बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे। These are the most commonly encountered carbohydrates in nature। नेचर में मिलने वाले सबसे ज्यादा कॉमन है। They mainly act as the food storage or structural material। स्टार्च, पहला क्या पढ़ना है उसमें हमें, स्टार्च। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकराइड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे ज्यादा मिलता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। खाने में याद ही आपको, पोटेटो सबसे अच्छा, राइस। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो बनता किससे है स्टार्च, अल्फा ग्लूकोज से। अब ये अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, अलग अलग तरीके से जुड़ता है। एक तरीके से जुड़ के अल्फा ग्लूकोज अमाइलोज बनाता है, दूसरे तरीके से जुड़ के अमाइलोपेक्टिन, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, स्टार्च। तो अल्टीमेटली मेन जो रूट यहाँ पे है
स्टार्च बनाने का, वो कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज डिफरेंट तरीके से कनेक्ट होता है। क्या? पहला कहलाता है अमाइलोज, दूसरा कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। इनके बीच में डिफरेंस एग्जाम में काफी पूछा जाता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो क्या होता है अमाइलोज? डिफरेंस नंबर 1, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। डिफरेंस 1 क्या हो गया? अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कंटेन्स अबाउट 15 to 20% स्टार्च। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग ब्रांच चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। ये पॉइंट नंबर 3 कि लॉन्ग अनब्रांच चेन है विथ 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सारे जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो C1C4 में ऐसे लाइन से बहुत सारे जुड़े हुए हैं और ये पूरी स्ट्रेट चेन क्या कहलाती है? अमाइलोज। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल है, 15 से 20% स्टार्च कंटेन करके रखता है, लॉन्ग अनब्रांच है, अनब्रांच मतलब कोई ब्रांचेस नहीं है, विथ 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। और कौन सा लिंकेज है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पॉइंट नंबर 1, एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 85% स्टार्च, पॉइंट नंबर 2। इट इज अ ब्रांच पॉलीमर of alpha D plus glucose units in which chain is formed C1C4 glycosidic linkage। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया? ब्रांच चेन पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज है, जिसमें कौन सा है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेयर इज ब्रांचिंग ऑकर्स बाय C1C6 ग्लाइकोसिडिक। तो दो लिंक है, स्ट्रेट में C1C4 है और जो ब्रांचेस है उनमें C1C6 है। ठीक है, एक वाटर सॉल्युबल है, एक वाटर इनसॉल्युबल है, 15 to 20% स्टार्च रखता है, तो एक 80 to 85% होगा। एक में क्या होगा? C1C4 अनब्रांच्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और अमाइलोपेक्टिन में C1C4 के साथ C1C6 भी है। बस इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़े आगे। जैसे ये देख पा रहे हो, ये अमाइलोज सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज किसमें है? C1C4। C1C4 ये डैश 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 का मतलब बहुत सारे यूनिट्स हैं। और अमाइलोपेक्टिन में, अच्छा सर फोटो बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है। तो C1C6 के बीच में है और C1C4 के बीच में। तो ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। बस याद रखना है कि यहाँ पे अनब्रांच है और यहाँ पे ब्रांचेस भी हैं। तो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड है C1C4, C1C6, अमाइलोस में क्या है? केवल C1C4। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। Cellulose occurs exclusively in plants and is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of plant cells. अब ये सब आपको पता है। Cellulose is a straight chain polysaccharides composed only of beta D glucose. तो सेल्यूलोज किससे बनता है? बीटा डी से। सुक्रो अपना स्टार्च किससे बनता था? अल्फा डी से। विच आर जॉइंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज। तो कौन चाहिए? बीटा डी, C1 और C4 और बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? बड़ा आसान है, बस इतना ही याद रखना है आपको एग्जाम में। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, कौन सा लिंकेज किसके साथ है वही याद रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा? सेल्यूलोज। क्लियर है? नेक्स्ट ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। अंडरलाइन लगाइएगा इसको, बढ़िया पार्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। कहां प्रेजेंट होता है?
लीवर, मसल्स और ब्रेन में ग्लाइकोजन। When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to the glucose and glycogen is also found in yeast and fungi। तो जैसे हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन को एक तोड़ के ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। तो ये काम मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो अंडरलाइन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो एनिमल स्टोर्ड है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन जैसा, जबकि अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांच्ड होता है। प्रेजेंट कहां होता है? लीवर, मसल्स, ब्रेन में। When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to the glucose। क्लियर है? बढ़े आगे। यहां से अब आता है PYQ। पहला क्वेश्चन कि ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। बताओ जरा क्यों होता था? क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं था। ग्लूकोज डज नॉट गिव अ पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट बिकॉज इट्स एल्डिहाइड ग्रुप इजंट फ्री, इट्स लॉक्ड इन अ साइक्लिक हेमीएसिटल रिंग स्ट्रक्चर। क्या दिखाता था वो? साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ स्टेबल 6-membered रिंग विद इट्स ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, so it does not react readily with 2,4-DNP reagent। जिसका हाइड्रोक्सिल ही CHO के साथ मिलकर एक रिंग बना लेता था और उस रिंग के कारण ही वो स्टेबल हो जाता था, इसलिए वो DNP के साथ रिएक्ट नहीं करता था। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि इन दिस CHO ग्रुप इज नॉट फ्री, इट इज लॉक्ड इन अ साइक्लिक हेमीएसिटल रिंग स्ट्रक्चर। वो साइक्लिक हेमीएसिटल रिंग स्ट्रक्चर में दिखता है। क्लियर है? Name the disaccharide which on hydrolysis give 2 molecule of glucose। कौन देता है 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज? बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज कौन देता था? माल्टोज। कौन देता था? माल्टोज। लिंकेज कौन सा होता था? C1C4 ग्लाइकोसिडिक बिटवीन अल्फा डी। सेकेंड, नेम द डाइसैकराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बताओ कौन देता था ग्लूकोज गैलेक्टोज? लैक्टोज। कौन देता था? लैक्टोज। अगेन लिंकेज के साथ C1C4 ग्लाइकोसिडिक। C4 किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। और गैलेक्टोज किसका? बीटा डी गैलेक्टोज का। C1 गैलेक्टोज का और C4 ग्लूकोज का। देखो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। बताओ जरा, ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ वो ऑक्सिन नहीं बनाता था। कि द एल्डिहाइड ग्रुप इज एब्सेंट इन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बिकॉज डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ स्टेबल साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म, not an open chain, where the C1 carbonyl carbon reacts with an internal hydroxyl group, usually C5, to form a ring tying up that carbon and preventing it from acting as a free aldehyde। कि जो हमारा लोएस्ट है सिमेट्रिकल कार्बन का OH CHO के साथ मिलकर रिंग हेमीएसिटल बनाता था, जिससे CHO ग्रुप फ्री नहीं होता था, इसलिए वो पेंटाएसिटेट वाला रिएक्शन नहीं देता था। देखो हमने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। जल्दी बता दो। लैक्टोज मिल्क वाला तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी कौन? ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। क्या अंतर होता था? यहां पे बीटा डी में 4 पे H ऊपर OH नीचे, यहां पे OH ऊपर और H नीचे। What is the basic structural difference between starch and cellulose? बताओ स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है स्टार्च सेल्यूलोज में? स्टार्च में क्या है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में लिंकेज कौन सा? C1C4 अनब्रांच।
अमाइलोपेक्टिन में क्या होता था, और कौन, अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में। सारे मोनोमर कौन है यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज। और अमाइलोपेक्टिन में क्या होता था, C1C6 एंड C1C4। तो अनब्रांच में कहाँ होता था, C1C6 में, C1C4 में, और ब्रांचिंग में कैसा होता था, C1C6 लिंकेज। ठीक है, पर दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज। बट सेल्यूलोज में क्या होता है, C1C4 बीटा डी ग्लूकोज, C1C4 बीटा डी ग्लूकोज। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, बताओ क्या बनना था, दोनों यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बोथ यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है, क्या बनता है दोनों में, अल्फा डी ग्लूकोज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, लिखवाई दिया है। इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट, इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट। 20% ऑफ स्टार्च रखता है, इट कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ स्टार्च। सॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, मतलब C1C4 अल्फा डी ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक के साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये इंपॉर्टेंट। और ये आपकी फेवरेट स्लाइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को कवर किया है। PYQs भी हमने करे हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, थोड़े से स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।